अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे MTS 621 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को। तो मैंने आपको बताया था कि आप सब्जेक्टिव के लिए MTS 621 की ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये 2 से 3 वीडियोस में, तो आपने जस्ट इनको प्रिपेयर करना है। 100% गारंटी है, बल्कि 100 नहीं 110% गारंटी है कि आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो इन्हीं वीडियोस में से हो जाएगा। यही इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका सारा सब्जेक्टिव पार्ट आएगा। तो आपने ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये कुछ मैंने आपके हैंडआउट से लिए हैं, कुछ आप मेगा फाइल से लिए हैं, उनको अपने तरीके से मैंने सोल्व किया है इजी वे में। तो लास्ट वीडियो में हमने 13 क्वेश्चंस किए थे। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो आपने बेफिक्र होकर जस्ट इन्हीं क्वेश्चंस को आपने अपने सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपका सब्जेक्टिव यहीं से आएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप थ्योरम की स्टेटमेंट को, जितने भी आपके थ्योरम्स हैं, जितने भी आपके मॉड्यूल टॉपिक्स हैं फाइनल टर्म के, तो आपने उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी स्टेटमेंट को एक बार गौर से पढ़ लेना है। तो आपके ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे वो वहाँ से हो जाएंगे। और अगर आपने थोड़ा सा आइडिया लेना है कि आपके ऑब्जेक्टिव कैसे बन के आ सकते हैं, MCQs कैसे हो सकते हैं, तो आप इसके मेगा फाइल को भी देख सकते हैं। इसके मेगा फाइल आपको किसी भी ग्रुप से मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको इसके ऑब्जेक्टिव फाइल्स जितनी भी होंगी वो मिल जाएंगी। और हो सका तो मैं भी इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव पर एक अच्छी सी वीडियो बना के अपलोड करूँगी, तो वहाँ से भी आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। तो इसके में MTS 621 में आई थिंक जो 4/4 GPA लेना है वो बहुत ज़्यादा इजी है। सिलेक्टिव चीज़ें हैं, अगर आप जस्ट उन्हीं पे अच्छे से फोकस कर लें तो आप इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली आप इसमें 4/4 GPA ले सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से फोकस करना है, खुद से एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। तो आपको इंशाल्लाह पेपर में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, शो डैट फंक्शन g of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन -r to r फॉर एनी फाइनाइट r। अब यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपके पास ये एक फंक्शन है, इसको आपने प्रूफ करवाना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है और आपके पास जो इंटरवल गिवन है वो है -r to r, मतलब कोई भी एक फाइनाइट नंबर है। तो आपने इस पर शो करवाना है, इस इंटरवल पर जो आपका फंक्शन g of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आपने कोई भी फंक्शन जब यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है देन आप उस फंक्शन को कैसे राइट करते हैं, f of x माइनस f of x प्राइम लेस देन एप्सिलॉन नॉट व्हेन एवर, ये पे जो अंदर वाले ब्रैकेट वाले हैं फंक्शन सेट्स x माइनस x प्राइम ये क्या होते हैं, लेस देन होते हैं s से। तो आपने इन दोनों को याद रख लेना है। जहाँ पर भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस का जिक्र होगा तो आपने इन दोनों को वहाँ पे लाजमी लिखना है। अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने करना क्या है, हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस को चेक करना है इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो g है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे g of x माइनस g of x प्राइम, ये इस किसके इक्वल होगा। एक बार आप यहाँ पे x पुट करेंगे और एक बार क्या करेंगे x प्राइम पुट करेंगे। और क्वेश्चन में स्केयर है तो आप यहाँ पे स्केयर लेंगे, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। अब आप इसको लिख सकते हैं x माइनस x प्राइम एंड x प्लस x प्राइम। और यह मैंने आपको अपने एक वीडियो में भी बताया था, जो लास्ट वाली वीडियो थी हमारी MTS 621 की, कि ये वाला जो होता है इसको आप 2 के एक बार रख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख देते हैं ये x, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे जस्ट होगा 2x माइनस x प्राइम। अब आपको पता है ये जो ये वाला होता है फंक्शन ये क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पे देखें x माइनस x प्राइम की वैल्यू आई आपके पास लेस देन एप्सिलॉन नॉट। अब आपने यहाँ से x माइनस x प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट बाई 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस x प्राइम ये क्या है, ये लेस देन है एप्सिलॉन नॉट बाई 2 से। अब यहाँ पे आप इस इंटरवल यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है और किस इंटरवल पे है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -r। यहाँ पे जब यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस की बात हो तो आप इंटरवल के बिटवीन लिखते हैं x इंटू एक्स प्राइम। और जस्ट अगर कंटिन्यूअस फंक्शन की बात हो जैसा कि लास्ट वीडियो में था तो यहाँ पे हम लिखते थे x इंटू एक्स नॉट, क्योंकि आपका जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है उसमें वो ये होता है x माइनस एक्स नॉट वाला, ठीक है। f of x माइनस f of x नॉट लेस देन एप्सिलॉन नॉट ये होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिखते थे x एंड x नॉट, लेकिन यहाँ पे आप लोग लिखेंगे -r लेस देन x प्राइम लेस देन इक्वल टू r। तो ये इस फंक्शन में आपका इस इंटरवल पे आपका जो फंक्शन है ये क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। ये चीज़ हमने प्रूव कर ली, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बिल्कुल उसी की तरह है लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे आपको उन्होंने इंटरवल चेंज कर दिया। वो कह रहे हैं कि अगर इंटरवल हो आपके पास -∞ टू इन्फिनिटी देन आपने बताना है कि ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या नहीं। अब देखें यहाँ पे फंक्शन था -r to r, सॉरी इंटरवल था -r to r।
तो ये बात आपके MCQs में पूछी जा सकती है कि अगर जो फंक्शन है आप इंटरवल है आपको -r to r है, देन फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, और अगर आपके पास इंटरवल -∞ इंटू इन्फिनिटी है देन फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा या नहीं, तो ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब आपने इसको क्या करवाना है, प्रूफ करवाना है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे वी विल शो दैट फॉर एवरी s इज ग्रेटर देन 0 देयर आर रियल नंबर्स x एंड x प्राइम। अब देखें जब भी आपके पास नॉट यूनिफॉर्म, अब जस्ट इसी क्वेश्चन में ये है कि जो फंक्शन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, अदरवाइज जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस वाले होंगे और उसमें आप यही वाले स्टेटमेंट लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी एक फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होता, देन आपका ये जो फंक्शन होता है g(x - g(x प्राइम), ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। आप यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर देन 1। और सेकंड ये आपने याद रखना है कि जो x - x प्राइम होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो s/2 होती है। ठीक है, ये दो बातें अगर आपको याद होगी तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस को प्रूफ करना हुआ तो आप इजीली कर लेंगे। अब देखें आपने सिंपल पहले यहाँ पे वही स्टेप लिखना है, g(x - g(x प्राइम), ये किसके इक्वल होगा, यही वाला स्टेप के एक बार आप x का स्क्वायर लिखेंगे और एक बार x प्राइम का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखें ये वही स्टेप रिपीट करेंगे, x - x प्राइम और x + x प्राइम। ठीक है, अब यही मैंने ऊपर आपको बताया कि जो x - x प्राइम इसकी वैल्यू है s/2, तो आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे s/2, और ये वाला जो x प्राइम है x + x प्राइम ये ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने याद रखना है जो x एंड x प्राइम इन दोनों की वैल्यू होती है 1/s, तो आप यहाँ पे सिंपल पुट कर देंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है s/2 क्यों जो इसकी वैल्यू, देन आपने इन दोनों की जगह पे लिखना है 1 + s + 1/s, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2/s आ जाएगा और ये वाला s/2 ये दो कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी एक न्यू चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास जिक्र होगा कि आपको जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, और यहाँ पे इंटरवल हो -∞ to इन्फिनिटी, देन आप लोगों ने याद रखना है कि x - x प्राइम की वैल्यू होगी s/2, और यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन होगा g(x - g(x प्राइम) ये ग्रेटर देन होगा 1 के, और जब आप यहाँ पे ये आपका आंसर आएगा x - x प्राइम x + x प्राइम, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी जगह लिखेंगे s/2 और इसकी जगह आप लिखेंगे x की वैल्यू और x प्राइम की वैल्यू जो कि होती है नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में 1/s ये पुट किया तो आपका ये इक्वल आ गया 1 के। ये वाला जो फंक्शन था आपका x - x प्राइम x + x प्राइम ये किसके इक्वल आ गया 1 के। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। जैसे अगर आपको ये दो बातें याद हैं तो आप ये क्वेश्चन भी इजीली कर सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आके आपका जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक फंक्शन, उसकी मोनोटोनिक फंक्शन की आपने डेफिनेशन बतानी है। और मोनोटोनिक फंक्शन में ये बताना होता है कि फंक्शन कब नॉन डिक्रीजिंग है और फंक्शन कब नॉन इंक्रीजिंग है। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में भी और MCQs में भी, तो इसको और से समझिएगा। नॉन डिक्रीजिंग क्या होता है, नॉन इंक्रीजिंग क्या होता है। देखिए नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि फंक्शन डिक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज नहीं हो रहा मतलब कि फंक्शन क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज कर देते हैं। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, जो फर्स्ट टर्म है वो लेस देन है, फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो ग्रेटर है, जो उससे नेक्स्ट टर्म है वो उससे भी ग्रेटर है, और जो उससे नेक्स्ट है वो उससे भी ग्रेटर है। तो आप उसके लिए ये वाला फंक्शन ये वाला यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट f(x1) ये लेस देन है f(x2) के, ये लेस देन होगा f(x3) के, वो लेस देन होगा f(x4) के। मतलब कि जो फंक्शन आगे आगे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और नॉन डिक्रीजिंग का यही मतलब होता है कि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपने याद रखना है, आपके MCQs में अगेन एंड अगेन पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, तो इसको अपने माइंड में रखना है कि नॉन डिक्रीजिंग में क्या करना है, आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है। अब नॉन इंक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। f(x1) ग्रेटर देन f(x2) मतलब हर आने वाली टर्म क्या होगी, वो लेस देन होगी। लेस देन होगी तो मतलब ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन 9 डिक्रीजिंग एंड नॉन इंक्रीजिंग की आपको समझ आई होगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये क्वेश्चन नंबर 17 ये देखें, ये बहुत ही बकवास किस्म का एक प्रूफ है, थ्योरम का प्रूफ है, और इसके कोई भी सेंस कोई लॉजिक नहीं है। तो इसका मैं छोटा सा रट्टा बताऊंगी आपको वीडियो के लास्ट में कि इसको कैसे करना है। तो अभी आप करवाया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम जो इजी क्वेश्चन है पहले उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू आपके पास है x प्राइम। अब आपने बताना ये है, अब देखें आप इस क्वेश्चन को ही अगर देखें, अगर आप गौर से देखें तो इसका आंसर या आ सकता है +x या आ सकता है -x। तो आपने यही इस तरह इसका ये बनाया, पहले लिखा x एंड देन आपने लिखा -x। अब इसका x आंसर कब आएगा, जब x की वैल्यू होगी 0 से ग्रेटर, और इसका आंसर -x कब आएगा, जब x की वैल्यू होगी 0 से कम।
और जब 0 से कम होगी मतलब देखें 0 से कम वैल्यू क्या हो सकती है -1 और x 0 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी हो सकती है 1। तो बस उन्होंने यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे आपने ये वाला एक फंक्शन इसको याद रख लेना है। तो ये नेक्स्ट भी कुछ क्वेश्चन में यूज़ होगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस f(x - f(0) ओवर x - 0। अब यहाँ पे देखें आपने 0 प्लस के लिए चेक करना है, मतलब कि जो वैल्यू 0 से ग्रेटर है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तब आपके पास क्या वैल्यू आती है x। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 0 क्या होता है x, और यहाँ पर भी x - 0 क्या होगा x से x कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 1। नेक्स्ट फिर आपने सेम वही बात लिखी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 0 का मतलब है कि अब आप कौन सी वैल्यू लेंगे x की, जो 0 से कम होगी। जो 0 से कम होगी वो है -x ओवर x कैंसिल -1। अब देखिए आपके पास जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है, इनका आंसर इक्वल नहीं आया, तो आप इजीली यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन आपका ये था कि फंक्शन आपके पास ये है, तो आपने बताना है कि यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आपने इसको कैसे गौर से देखा, तो आप कह सकते हैं कि यह इसका आंसर +x आएगा या -x आएगा। फिर आपको यह भी पता है कि +x कब आएगा, जब x 0 से ग्रेटर होगा, और -x कब आएगा, जब x 0 से लेस देन होगा। फिर आपने इसको याद रख लेना है कि आपने अगर कहीं भी लिमिट चेक करनी हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप ये 0 प्लस और राइट हैंड के लिए 0 प्लस, लेफ्ट हैंड के लिए 0 माइनस, f(x - f(0) ओवर x - 0 ये होती है उसकी स्टेटमेंट। सिंपल आपने जब राइट हैंड के लिए किया तो आपने यहाँ पे x - 0 किया, नीचे भी x - 0, तो ये एक 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। या भी इनके आंसर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ h(x)। अब यहाँ पे देखें आपने डेरिवेटिव लेना है। आप डेरिवेटिव अगर आप इसका ले तो आप खुद से इजी, क्योंकि इतनी आपने डेरिवेशन की है सेकंड ईयर में, तो आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट करते हैं कि h(x) यहाँ पे क्या होगा, साइन 1/x का क्या होगा, माइनस कोस 1/x। साइन क्या कोस होता है, कोस 1/x। देन आप इस फंक्शन का अगेन लेंगे तो आपके पास आएगा -1/x²। यहाँ से ही आपने क्या किया, h(x) का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। लेकिन क्योंकि ये रियल एनालिसिस है तो आपने उनको खुश करने के लिए थोड़े से यहाँ पे एक और 2 और स्टेप करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सिंपल आपने करना यह है कि आपने एक फंक्शन लिया f(x), उसको आपने लिखा sin x, और g(x) फंक्शन लिया 1/x। मतलब आपने इसके 2 फंक्शन में डिवाइड कर दिया, एक sin x और एक जस्ट 1/x। अगर आप देखें ये f(x) है, ये g(x) है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं h(x). h(x) किसके इक्वल होता है कि आपने इन दोनों को मिला देना है, f(g(x) कर देना है। मतलब f के फंक्शन में आपने इसको मिला देना है, x की जगह क्या कर देना है, 1/x पुट कर देना है। जब आप इसका, अब देखें आपने ये आपके पास फंक्शन है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो आप क्या करेंगे, पहले करेंगे f'(g(x), मतलब आपने पहले इस g(x) का आपने पहले f' किया, f'(g(x) किया, देन आपने g(x) का अगेन डेरिवेटिव लिया। तो ये आपके पास होगा, जब आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो ये आया, जो अंदर g(x) था उसका अगेन डेरिवेटिव लिया तो आपके पास -1/x² आया। तो यहाँ से देखें आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको आंसर का देखें पहले से मैंने बता दिया कि ये इसका आंसर है। फिर भी आपने ये 2-3 स्टेप लाजमी करनी है। आपने कहना कि ये जो फंक्शन है आपके पास वो sin x है, f(x), और जो g(x) है आपके पास वो 1/x है। तो आप इसको h(x) कैसे लिखेंगे, जब आप लिखेंगे देखें आप, ये आपके पास है f(x) sin x, g(x) है 1/x। तो आपने इसको लिखना है, जब आप f में g को लिखेंगे, मतलब जब आप f(g) करके लिखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा sin 1/x। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये आपके पास है f(x) और ये है g(x), जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, देन आप क्या लिखेंगे, g(x), मतलब के अंदर जो वैल्यू है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यही आपने स्टेप किया। यहाँ पे cos 1/x हो जाएगा, 1/x का अगेन डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे आ जाएगा -1/x²। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको भी आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, फॉर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अब ये आपको एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। जब x 0 से लेस देन होगा या इक्वल होगा 0 के, देन ये फंक्शन होगा। अगर x 0 से ग्रेटर है, देन आपके पास ये वाला फंक्शन होगा। आपने इस फंक्शन का जब भी पीस वाइज का जिक्र होता है तो याद रखिएगा आपने उसका डेरिवेटिव लेना होता है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 3x² आएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट वाला होगा रूल। तो ये सबसे पहले आप 2x² का डेरिवेटिव लें, 2x sin 1/x ऐसे ही आ जाएगा माइनस। फिर आप क्या करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos 1/x हो जाएगा, और साथ ही x² ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये x² साथ आएगा, सॉरी। ठीक है, ये आपके हैंडआउट्स में कुछ मिस्टेक्स थी। अब यहाँ पे देखें x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 0 है। अब सिंपल मैंने अभी आपको यहाँ पे लास्ट यहाँ पे हमने कहा ये हमने क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था आपने चेक करना है तो आप ये वाला फार्मूला लगा के चेक करते हैं। यही वाला सेम फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले जब आपने 0+ के लिए चेक करना है, देखें 0+ मतलब कि ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला आंसर आता है। तो आपने सिंपल यहाँ पे जब x 0+ के लिए करेंगे तो आपने यहाँ पे क्या करना है, x के साइन 1/x -1/0, ये वाला, सॉरी
ठीक है। एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 प्लस की बात हो रही है, राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, तो आप ये वाला फंक्शन लिखेंगे एक्स के साइन 1/x माइनस 0 और नीचे क्या आएगा x माइनस 0। देखें यही वाला सेम फार्मूला मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो गिवन था वहाँ पे उस क्वेश्चन में मैंने जस्ट यहाँ पे वो फंक्शन लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने क्या है 0 लिमिट अप्लाई करनी है। जब आप यहाँ पे 0 लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये x के जो स्टार्ट में है ये 0 होगा, तो सारा ये क्या हो जाएगी, टर्म 0 हो जाएगी। नेक्स्ट अब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस के जब x की वैल्यू 0 से कम होगी आपने उसके लिए करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 0 x माइनस 0। जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे सारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट का आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर दोनों सेम है, तो आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। आप होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने ये वाला स्टेप याद रखना है। राइट हैंड लिमिट को कैसे फाइंड आउट करती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड में जब 0 से ग्रेटर वैल्यू होती है, जो 0 से ग्रेटर जिसमें x होता है वो वाली वैल्यू लिखते हैं। लेफ्ट हैंड में जब जो वैल्यू x से कम 0 से कम होती है वो वैल्यू आप लेफ्ट में लिखते हैं, और जिसमें x 0 से ग्रेटर होता है वो वैल्यू आप राइट में लिखते हैं। ये वाला फंक्शन लगाते हैं, 0 को पुट करते हैं x की जगह पे और लिमिट को चेक करते हैं। अगर वो लिमिट दोनों का आंसर सेम आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन एफ है आपके पास, वो डिफरेंशिएबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए। अब डिफरेंशिएबल फंक्शन ए एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि क्लोज इंटरवल पे भी डिफाइन होता है और ओपन इंटरवल पे भी डिफाइन होता है। तो आपने सिंपल लिख देना है फंक्शन एफ इज़ डिफरेंशिएबल टू क्लोज इंटरवल, जो क्लोज इंटरवल पे भी डिफाइन हो, एंड एफ इज़ डिफरेंशिएबल और जो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो ओपन इंटरवल पे भी। देन आप लोग कह सकते हैं कि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। दोनों लिमिट क्या कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी राइट हैंड लिमिट होगी, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, इन दोनों का आंसर इक्वल होगा, तो एंड वो क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कोई भी फंक्शन डिफरेंशियल कब होता है, जब वो क्लोज इंटरवल पे डिफाइन हो या वो ओपन इंटरवल पे डिफाइन हो। लेकिन जब आप उसका डेरिवेटिव लें लेफ्ट हैंड लिमिट में भी राइट हैंड लिमिट में भी, तो वो जो आंसर हो उन दोनों का वो इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और वहाँ पे लिमिट भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आपके पास एक और डेफिनेशन है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। कोई भी फंक्शन आपके पास वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल कब होता है, इस इंटरवल पे। सबसे पहले वो फंक्शन जो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल हमने चेक करना है, उसको पहले डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, और देन उसको उसका जो प्राइम है उसका जो डेरिवेटिव है उसको कंटिन्यूस होना चाहिए। देखें ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशियल होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे और कंटिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। तो ये थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, याद रखिएगा। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल कब होता है, जब वही फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उस क्लोज इंटरवल पे और उसका जो प्राइम है उसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस हो कहाँ पे, ओपन इंटरवल पे। देन आप उसको लिख सकते हैं कि आपके पास एफ प्राइम पॉजिटिव ए है, मतलब जो राइट लिमिट है, और एफ प्राइम माइनस बी, ये जो लेफ्ट लिमिट है ये किसके इक्वल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स प्राइम। मतलब ये इनके इक्वल होना चाहिए, एफ प्राइम एक्स और यहाँ पे देखें प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एक्स अप्रोचेस टू बी माइनस। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा, ये दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ भी होंगी। नेक्स्ट है मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है और पेपर में आने वाला भी है, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है इस क्लोज इंटरवल पे। अब वहाँ पे आपने बताना है कि एफ प्राइम ए और एफ प्राइम बी वो उसमें इक्वल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबल में देखें ना क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल में हम एफ प्राइम और ए और एफ प्राइम बी लेते हैं। देखें एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन उसमें जो एफ प्राइम ए है एफ प्राइम बी है वो इक्वल नहीं है, और आप एक कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं, वो फंक्शन क्या है, एफ प्राइम ए और एफ प्राइम बी के दरमियान में है, और उसके लिए आप एक न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं एफ प्राइम सी, जो कि उस म्यू के इक्वल है। तो आप ये आप डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ये मेरे पेपर में आई थी, मुझे पक्का याद है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। एफ फंक्शन एफ है वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन उसमें जो एफ ऑफ प्राइम ए है एफ प्राइम बी है वो इक्वल नहीं है, तो हम वहाँ पे एक म्यू को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो म्यू है वो एफ प्राइम सी के इक्वल होगा इन सम वैल्यूज ऑफ सी। नेक्स्ट आपके पास जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। अगर आपके पास एक फंक्शन एफ है एंड जी, दो फंक्शन आपके पास और दोनों कंटिन्यूस भी हैं और वो दोनों इस क्लोज इंटरवल पे डिफाइन भी हैं, और डिफरेंशिएट मतलब जो दो फंक्शन है आपके पास एफ एंड जी वो कंटिन्यूस भी हैं इस इंटरवल पे भी, और वो डिफरेंशिएबल भी हैं इस इंटरवल पे, मतलब इस कंटिन्यूस हैं क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल हैं इस इंटरवल पे। देन आप राइट कर सकते हैं जी बी माइनस जी ऑफ ए एफ प्राइम सी एफ ऑफ वी। देखें पहले आपने क्या करना है, जी फंक्शन को लिखना है जी बी माइनस जी ए, यहाँ आपने लिखना है एफ बी माइनस एफ ए।
अब इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इधर आएगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इधर आएगा, जी प्राइम सी और यहाँ पे एफ प्राइम सी। जो न्यू फंक्शन आपने न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है सी जी प्राइम सी एंड एफ प्राइम सी। देखिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस एक बात याद रखनी है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब इंटरवल क्लोज होता है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब इंटरवल ओपन होता है। तो यहाँ पे यही बात है कि आपके पास दो फंक्शन है, वो कंटिन्यूस हैं क्लोज इंटरवल पे, वो डिफरेंशिएबल हैं ओपन इंटरवल पे। देन आपका उसने जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम लिखना है, तो आप वो कैसे लिखेंगे। आपने सबसे पहले देखें ये जी फंक्शन है, जी बी माइनस जी ए एफ के लिए एफ बी माइनस एफ ए। अब आपने याद रखना है क्योंकि ये मीन वैल्यू थ्योरम है एफ ऑफ सी को, तो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इसका जो एफ ऑफ प्राइम सी होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका जो जी प्राइम सी होगा वो आप इसके साथ लिखेंगे। तो यह है जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम, ये है मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। होप सो आपको मेरी इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आपको अच्छा सा कमेंट करते हैं। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 से आई थिंक 36 तक हैं, या 36 से भी आई थिंक ज़्यादा हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।